नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक्सपर्ट एनालिस्ट। आज 17 सितंबर 2025 की द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से सबसे महत्वपूर्ण बड़े और उनका गहरा एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। हमारी कोशिश सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने की नहीं, बल्कि हर खबर को उसकी हिस्ट्री, कारण और प्रभाव के साथ समझने की है। यह रिपोर्ट एक पर्सनल कोचिंग सेशन की तरह है, जहां हम आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स मुद्दों को ब्रेक डाउन करेंगे। हमारा मकसद है कि आप न्यू को सिर्फ पे नहीं, बल्कि उसे अपने एग्जाम सिलेबस से जोड़ें, ताकि आपकी तैयारी हर स्टेज के लिए मजबूत हो। चलिए, आज की सबसे बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने धार जिले में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इसमें देश के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई, जो सरकार के 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर आधारित है। साथ ही सेवा पखवाड़ा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत हुई। इन अभियानों के तहत हेल्थ कैंप्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एनीमिया की स्क्रीनिंग और न्यूट्रिशन काउंसलिंग जैसी सेवाएं दी जाएंगी। पीएम मित्रा पार्क आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक ही जगह लाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस पार्क के लिए 23 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिल चुके हैं और इससे 3 लाख से ज्यादा रोजगार बनने की उम्मीद है। इस स्कीम का उद्देश्य टेक्सटाइल वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना है, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बन सके। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली एक विशेष पहल है, जिसमें सरकार और बीजेपी मिलकर जन कल्याण और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। पीएम के जन्मदिन पर इस तरह के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन सिर्फ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत नहीं, बल्कि गवर्नेंस और ब्रांडिंग का भी उदाहरण है। इससे पीएम की छवि सरकारी कार्यों और पार्टी विचारों से जुड़ती है, जिससे पब्लिक में एक मजबूत पहचान बनती है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे, जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एनीमिया जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही प्रीनेटल चेकअप्स और न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी दी जाएगी। यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और परिवार को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम के जन्मदिन पर वे प्रोजेक्ट्स और अभियानों की शुरुआत सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि राजनीतिक ब्रांडिंग का भी हिस्सा है। इससे सरकार की योजनाओं को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है और पार्टी की जन सेवा की छवि मजबूत होती है। यह तरीका पीएम की व्यक्तिगत छवि को सरकारी कार्यों और पार्टी विचारधारा से जोड़ता है, जिससे पब्लिक में भरोसा और समर्थन बढ़ता है। आज की खबरों में न्यायपालिका से 2 बड़े मुद्दे सामने आए हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रोविजंस पर पार्शियल स्टे लगा दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी शर्त को रोका गया है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास करने का सबूत देना जरूरी था। इस एक्ट का उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े करप्शन और लैंड ग्रैबिंग को रोकना था, लेकिन इसका विरोध भी हुआ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज में पारदर्शिता लाना था, लेकिन इसमें एक शर्त 5 साल का इस्लाम अभ्यास को लेकर विवाद हुआ। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगाकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि कानून बनाते समय संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना जरूरी है। यह फैसला न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
दूसरा मामला है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। इसमें कोर्ट गवर्नर्स के उस विवेक पर विचार कर रहा है जिसके तहत वे राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिल्स को लंबे समय तक रोक सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि गवर्नर्स को संविधान ने डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगाने की दिशा में है। यह मामला केंद्र राज्य संबंधों और संवैधानिक संतुलन के लिए बेहद अहम है। इन दोनों मामलों से एक गहरा ट्रेंड सामने आता है। भारत में न्यायपालिका अब राजनीतिक तकरारों का नया मैदान बनती जा रही है। जब केंद्र और राज्य या सरकार और विपक्ष के बीच संवाद से समाधान नहीं निकलता, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इन मुद्दों में हस्तक्षेप करना दिखाता है कि वह अब सिर्फ कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विरोधाभासों को सुलझाने वाली मीडिएटर भी बन गई है। न्यायपालिका के इस बढ़ते हस्तक्षेप से भारत के शक्ति संतुलन पर गहरा असर पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान की व्याख्या नहीं करता, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विवादों का समाधान भी करता है। इससे लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या न्यायपालिका को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आज पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। यह फोन ऐसे समय पर आया जब दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू हुई हैं। हाल ही में यूएस ने भारत पर 50% रेसिप्रोकल और 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए थे, जो भारत के रशियन ऑयल खरीदने के जवाब में थे। इस कॉल में दोनों नेताओं ने यूक्रेन वॉर के शांतिपूर्ण समाधान पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भारत नॉन अलाइन था और यूएसएसआर के साथ उसके रिश्ते मजबूत थे। 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएस ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन 2008 के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और हाल के आईसेट जैसे इनिशिएटिव्स ने दोनों देशों को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बना दिया। आज का ट्रेड विवाद सिर्फ सामान और टैरिफ्स तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी परीक्षा है। यूएस के टैरिफ्स के बावजूद भारत ने अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी है। अमेरिका इकोनॉमिक प्रेशर का इस्तेमाल भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करके, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर जोर देकर, मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया है। यह भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के अनुसार भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से फाइनल करना चाहिए। इससे भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्थिति मजबूत होगी, खासकर जब यूएस के टैरिफ्स के कारण इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस अनिश्चित हैं। यह मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में यूनाइटेड नेशंस की एक इंडिपेंडेंट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन के 5 में से 4 जेनोसाइडल एक्ट्स किए हैं। इजराइल ने इस रिपोर्ट को फेक और झूठा बताते हुए तुरंत रिजेक्ट कर दिया और लेखकों को हमास के एजेंट्स कहा। यह वॉर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुई थी, जिसमें 1-200 इजरायलीस मारे गए थे। इस संघर्ष की जा 1948 में पैलेस्टाइन के पार्टीशन से जुई है, जब 2 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस गाजा में शरणार्थी बनकर आ गए थे। आज का संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि कानूनी और कूटनीतिक भी है, जिसमें दोनों पक्ष ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन रिपोर्ट और इजराइल का जवाब दिखाता है कि इंटरनेशनल लॉ और ग्राउंड रियलिटी के बीच बड़ा डिस्कनेक्ट है। एक तरफ यूएन जैसी संस्था गंभीर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ
इजराइल तुरंत और आक्रामक रूप से इसे रिजेक्ट कर रहा है। यह संघर्ष सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि लीगल और डिप्लोमेटिक वॉर भी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। एडिटोरियल्स हमें खबरों के पीछे की गहराई समझने में मदद करते हैं। आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से कुछ महत्वपूर्ण विषय निकले हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत ईयू ट्रेड एग्रीमेंट की ज़रूरत और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भारत की स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया। द हिंदू ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और गवर्नर्स के बिल्स पर डिले को रोकने की संवैधानिक ज़रूरत पर फोकस किया। द हिंदू के एडिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी ऑन हियरिंग्स ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गवर्नर्स को बिल्स पर इनऑर्डिनेट डिले करने से रोकेगी। यह आर्टिकल 200 जैसे संवैधानिक प्रबंधों और केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करता है, जो जीएस पेपर 2 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी फाइनल करने की सलाह दी गई है। इससे भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्थिति मजबूत होगी और यूएस के टैरिफ्स के कारण पैदा हुई अनिश्चितता का समाधान मिलेगा। यह मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। दिल्ली राइट्स के 17 मामलों में जजेस ने पुलिस द्वारा फैब्रिकेटेड एविडेंस और आर्टिफिशियल विटनेसेस का इस्तेमाल करने पर रेड फ्लैग किया है। यह न्याय प्रणाली और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद देहरादून और आसपास के इलाकों में फ्लड्स और लैंडस्लाइड से 17 से ज़्यादा लोग मारे गए। यह घटना डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी के लिए एक ज़रूरी विषय है। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों और राहत कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को एसआईटी जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है, यह कहते हुए कि कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन पर इस तरह के केसेस से सवाल आते हैं। यह केस पर्यावरण कानूनों के पालन और न्यायिक निगरानी की अहमियत को दर्शाता है। सर्वेश कुशार पहले भारतीय हाई जंपर बने हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे। वहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद टीम ने हैंडशेक नहीं किया और कप्तान सूर्या कुमार यादव ने अपनी जीत को आर्म फोर्सेस और पहलगाम अटैक्स के विक्टिम्स को समर्पित किया। यह घटनाएं स्पोर्ट्स और नेशनलिज्म के बीच के संबंध को दर्शाती हैं। आपकी तैयारी के लिए इन विषयों पर नज़र बनाए रखें। वक्फ एक्ट और गवर्नर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले, इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स और इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस का भविष्य। ये टॉपिक्स आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए परफेक्ट हैं और इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं। भारत में न्यायपालिका अब राजनीतिक तकरारों का नया मैदान बन रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और गवर्नर के कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2। हाल ही में यूएस द्वारा लगाए गए टैरिफ्स के बाद भी इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स का फिर से शुरू होना भारतीय विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के महत्व को कैसे दर्शाता है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और मल्टीपोलर वर्ल्ड के संदर्भ में चर्चा करें। जीएस पेपर 2-3। हर खबर को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, उसे अपने सिलेबस और एग्जाम के टॉपिक से जोड़ना ज़रूरी है, जैसे वक्फ एक्ट, गवर्नर के विवेक, इंडिया यूएस ट्रेड, गागा वॉर। ये सब जीएस पेपर 2-3 और इंटरव्यू के लिए बेहद अहम है। इस तरह की एनालिसिस से आपकी तैयारी और आंसर राइटिंग दोनों मजबूत होती है। हर बड़ी खबर के पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है, जैसे इंडिया यूएस रिश्ते, गागा संघर्ष या वक्फ एक्ट। इनकी जय इतिहास में है। इनका गहराई से अध्ययन करने से न सिर्फ वर्तमान को समझना आसान होता है, बल्कि एग्जाम में भी बेहतर आंसर लिखे जा सकते हैं। समाचार का विश्लेषण करते समय उसके कारण, प्रभाव और उससे जुड़े ट्रेंड्स को समझना जरूरी है।
जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव। इनका एनालिसिस करें कि ये समाज, राजनीति या अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालते हैं। यह तरीका आपको एग्जाम में डिफरेंट और इंसाइटफुल आंसर लिखने में मदद करेगा। आज की खबरों में समाज और राजनीति का गहरा संबंध दिखता है, जैसे सेवा पखवाड़ा और स्वस्थ नारी अभियान। ये सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के प्रयास हैं। इसी तरह न्यायपालिका के फैसले भी समाज और राजनीति दोनों पर असर डालते हैं। भारत की विदेश नीति आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे यूएस के टैरिफ्स हों या ईयू के साथ एफटीए, भारत हर मोर्चे पर अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्राथमिकता दे रहा है। यह नीति भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान देती है। दिल्ली रायट्स, वक्फ एक्ट और वंतारा जैसे केस स्टडीज कानून और समाज के बीच के संबंध को उजागर करते हैं। इनसे पता चलता है कि कानून का सही क्रियान्वयन और न्यायिक निगरानी समाज में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। ऐसे केस स्टडीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं। उत्तराखंड फ्लड्स जैसी घटनाएं हमें आपदा प्रबंधन की अहमियत सिखाती हैं। सरकार की तैयारियों, राहत कार्यों और भविष्य की प्लानिंग पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे मुद्दे जियोग्राफी और जनरल स्टडीज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिलना दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों का पालन और न्यायिक हस्तक्षेप कितना जरूरी है। ऐसे केस पर्यावरण और कानून दोनों के लिए प्रासंगिक हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स सिर्फ खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और एकता का प्रतीक भी है। सर्वेश कुशार की उपलब्धि और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद की घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे खेल देशभक्ति और समाज में एकता का संदेश देते हैं। न्यू एनालिसिस को अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाएं। हर खबर को उसके सिलेबस टॉपिक से लिंक करें, उसके कारण, प्रभाव और ट्रेंड्स को समझें। इससे न सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बल्कि आंसर राइटिंग में भी गहराई आएगी। इंटरव्यू में अक्सर करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हर खबर को उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में समझें। अपने जवाबों में फैक्ट्स के साथ एनालिसिस भी जरूर दें, जिससे आप इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सकें। आज की रिपोर्ट से हमने सीखा कि खबरों को गहराई से समझना, उन्हें इतिहास और सिलेबस से जोड़ना और उनके सामाजिक, राजनीतिक असर को जानना कितना जरूरी है। यही तरीका आपकी तैयारी को दूसरों से अलग और मजबूत बनाता है। आगे की तैयारी के लिए रोजाना खबरों को पढ़ें, उनका एनालिसिस करें और उन्हें अपने नोट्स में शामिल करें। हर खबर को उसके सिलेबस टॉपिक से जोड़ें और प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर हल करें। इससे आपकी तैयारी में निरंतरता और गहराई दोनों बनी रहेगी। हर हफ्ते अपने नोट्स और तैयारी का मूल्यांकन करें। देखें कि कौन से टॉपिक्स मजबूत हैं और किन पर और मेहनत करनी है। आत्मनिरीक्षण से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। समसामयिक मुद्दों पर अपडेट रहना जरूरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण कानून और आपदा प्रबंधन। इन सब पर लगातार नजर रखें। इससे आपकी तैयारी हमेशा अप टू डेट रहेगी और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तैयारी में निरंतरता सबसे बड़ी ताकत है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एनालिसिस करना और खुद को अपडेट रखना, यही सफलता की कुंजी है। कभी भी हार न माने। हर दिन एक नया मौका है सीखने और आगे बढ़ने का। आज की रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने हर खबर को गहराई से समझा और उसे अपनी तैयारी का हिस्सा बनाया। याद रखें, मेहनत और सही दिशा आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।